वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। रेगुलेटर के हम लोगों ने सर्किट्स देखे हैं। रेगुलेटर के सर्किट्स देखे हम लोगों ने। सर्किट्स में ट्रांजिस्टर्स, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क जिसमें फिर से रेजिस्टर लगता है, ऐसे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लगते हैं। और इतने कंपोनेंट से रेगुलेटर डिजाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। डिजाइन कर सकते हैं बट प्रैक्टिकली उतने कंपोनेंट्स यूज करके डिजाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वही अगर हम लोग को तैयार रेगुलेटर मिल जाए तो डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। रेगुलेटर आईसीज में डायरेक्ट हम लोग रेगुलेटर आईसी ले सकते हैं। 3 पिन का 3 टर्मिनल या 3 पिन का आईसी होता है, 3 पिन रेगुलेटर आईसी, जिसमें 3 अलग अलग टाइप के रेगुलेटर आईसी। एक फिक्स्ड वोल्टेज में फिक्स्ड पॉजिटिव वोल्टेज, फिक्स्ड नेगेटिव वोल्टेज आईसी हो सकता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी हो सकता है। फिक्स्ड पॉजिटिव, इसका आउटपुट पॉजिटिव रहेगा। ये आता है 78 सीरीज का आईसी, 78XX 7805 7805 7806। ये आईसीज इसमें 05 या 10 या 06 से रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है। तो वही नेगेटिव वोल्टेज के लिए 79 सीरीज की आईसी, 79XX सीरीज आईसी, 7905 7910 7906 7915। XX के लिए अलग अलग वोल्टेजेस 5 6 7 8 10 12 15 देन 18 24 वोल्ट्स तक के आईसीज हो सकती है। वेरिएबल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। पॉजिटिव नेगेटिव वेरिएबल, एक्चुअली वेरिएबल मतलब फ्लक्चुएट चेंजेस होंगे, जैसा रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। जैसे LM317 333, these are regulator ICs। 317 इसमें वोल्टेज रेगुलेशन होता है, काफी अच्छे से वोल्टेज रेगुलेशन होता है। कितना होता है वो हम लोग आगे देखते हैं। वेरिएबल वोल्टेज है, 1.25 वोल्ट से लेके 34 वोल्ट तक का वोल्टेज इसमें एडजस्ट किया जा सकता है। जैसा रिक्वायरमेंट है, जैसे सर्किट में रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज हो सकता है। 3 पिन वोल्टेज रेगुलेटर आईसीज का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। इसमें मेनली 3 पॉइंट्स, रेगुलेटर आईसी में मेनली 3 टाइप्स। फिक्स्ड रेगुलेटर में पॉजिटिव और नेगेटिव, और दूसरा या तीसरा टाइप कहा जा सकता है वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। ब्लॉक डायग्राम रेगुलेटर आईसी का। रेगुलेटर आईसी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीरीज पास ट्रांजिस्टर। पास ट्रांजिस्टर जिसे कहा जाता है सीरीज पास ट्रांजिस्टर। सीरीज पास ट्रांजिस्टर के लिए करंट लिमिटिंग एंड थर्मल शटडाउन। करंट लिमिटिंग
एक्सेसिव रेंज से जो करंट लिमिट है पर्टिकुलर सीरीज, इस सीरीज पास ट्रांजिस्टर की रेंज में करंट है उतना ही ये अलाउ करेगा, इससे ज्यादा होता है तो करंट लिमिटिंग सर्किट, जो कल हम लोगों ने देखा था उस टाइप का करंट लिमिटिंग सर्किट। और थर्मल शटडाउन, नॉर्मली सीरीज पास ट्रांजिस्टर आईसी, इसके थ्रू मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, इसके थ्रू मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, उस वजह से इसमें हीट जनरेट होती है, कंटिन्यूअस ये चेक करते जाता है। थर्मल शटडाउन सर्किट कंटिन्यूअस इसका टेम्परेचर चेक करता है, और अगर रेंज से बाहर टेम्परेचर चले गया तो इसे इस आईसी को, इस ट्रांजिस्टर को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा। इसे ऑफ कर देगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब इसके पास चेक करने के लिए होता है एरर एम्पलीफायर। ये चेक करता है एरर एम्पलीफायर से। एरर एम्पलीफायर यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, कंपैरेटर एरर एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज कंपैरेटर यूज होगा एरर एम्पलीफायर करके, जिसमें ये चेक करेगा आउटपुट वोल्टेज को। रेजिस्टर R1 R2, और यहां ये होगा रेफरेंस वोल्टेज। रेफरेंस वोल्टेज के साथ ये आउटपुट वोल्टेज को कंटिन्यूअस कंपेयर करते जाएगा, और जैसा भी कंपैरिजन होगा उसके अकॉर्डिंग करंट लिमिटिंग एंड थर्मल शटडाउन सीरीज पास ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा। यहां से सप्लाई वोल्टेज Vs या Vin इनपुट वोल्टेज कहा जा सकता है। जैसा भी एरर एम्पलीफायर से सिग्नल मिलेगा, करंट लिमिटिंग थर्मल शटडाउन इसे कंट्रोल, सीरीज पास ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करेगा, इसके करंट को कंट्रोल करेगा, और जैसे करंट लिमिटिंग थर्मल शटडाउन इसे कंट्रोल करेगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट, कंटिन्यूअस आउटपुट मिलते ही जाएगा। ये 3 टर्मिनल आईसीज होती है, इनपुट, आउटपुट और ग्राउंड। रेफरेंस टर्मिनल इसका इंटरनली बनता है। 3 टर्मिनल की आईसी है, एक इनपुट के लिए, एक आउटपुट के लिए और एक ग्राउंड के लिए। ग्राउंड रेफरेंस, ग्राउंड वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेजेस का इंटरनली क्रिएट किया जाता है यूजिंग दिस वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर आईसी में LM310 आईसी फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। LM310 फिक्स्ड पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। LM310 इसके साथ आगे 5 अगर दिया है, दिस मीन्स 5 वोल्ट का आउटपुट है। LM310 5 अगर बाहर दिया है, इसका मतलब 5 वोल्ट का आईसी है। 3 पिन का आईसी है। पिन नंबर 1 इनपुट के लिए, पिन नंबर 2 आउटपुट के लिए, और पिन नंबर 3 ये कनेक्ट होता है ग्राउंड से। ग्राउंड से कनेक्ट करते वक्त इसे रेजिस्टर के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है, या फिर ग्राउंड डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट किया तब भी चलेगा। इनपुट और आउटपुट साइड कैपेसिटर लगाया जाता है। इनपुट और आउटपुट साइड कैपेसिटर लगाया जाता है। ये कॉमन ग्राउंड टर्मिनल ले सकते हैं, एक सिंगल लाइन लेके कॉमन ग्राउंड टर्मिनल शो किया जा सकता है। ट्रांसिएंट रिस्पांस अवॉइड करने के लिए, ट्रांसिएंट रिस्पांस हटाने के लिए C1 C2 का यूज किया जाता है। अब यहाँ ट्रांसिएंट रिस्पांस मतलब आउटपुट मुझे रेगुलेटेड आउटपुट चाहिए, रेगुलेटेड आउटपुट चाहिए और रेगुलेटेड डीसी आउटपुट चाहिए। रेगुलेटेड डीसी आउटपुट चाहिए तो यहाँ जो कुछ भी एसी पार्ट होगा उससे कैपेसिटर चार्ज होगा। इसके आउटपुट में भी अगर गलती से कहीं पे एसी आ जाता है तो कैपेसिटर C2 से चार्ज हो जाएगा, और आउटपुट में प्योरली डीसी होगा। डीसी आउटपुट ऑफ 5 वोल्ट्स। 5 दिया है यहाँ पे, मींस आउटपुट फिक्स है, 5 वोल्ट्स का ही मिलेगा। इसी तरह से रेगुलेटर आईसी में LM317 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी।
काय नाही लिंक म्हटलं पाठवली की नाही 4च परत दिसत आहे म्हणून ठीक आहे तू बाहेर गाडी चालवता वाटतं हाँ अच्छा ठीक adjustable voltage regulator IC LM317 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है ये भी 3 पिन का आईसी है जैसे 340 आईसी को देखा था हम लोगों ने 345 ये आईसी फिक्स्ड है फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर है इसका आउटपुट कंटिन्यूअस फिक्स 5 वोल्ट ही मिलेगा बट वही अगर हम लोग रेगुलेटर आईसी एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी देखते हैं तो इस एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी में वोल्टेज एडजस्ट किया जा सकता है एक रेंज होगा उस रेंज के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं कितना रेंज होगा वो देखते हैं यहाँ हम लोग अब पावर सप्लाई पूरे 4 स्टेजेस में बनाते हैं हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम बनाया था शुरुआत में जिसमें पावर सप्लाई को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था पहला था ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट कनेक्ट किया था रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा देन नेक्स्ट एसी से जो डीसी कन्वर्ट हुआ उसमें काफी सारा एसी का पार्ट है उसे हटाने के लिए फिल्टर सर्किट मुझे प्योर डीसी चाहिए डीसी के साथ एसी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए डीसी में कोई एसी का कंपोनेंट नहीं चाहिए उस एसी कंपोनेंट को हटाया जाता है यूजिंग फिल्टर सर्किट्स उसके बाद आखिरी में रेगुलेटर सर्किट में बेसिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था जीना डायोड से जीना डायोड उसके बाद ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट्स देखे और अब रेगुलेटर आईसी यहाँ रेगुलेटर आईसी का डायग्राम बनाते वक्त हम लोग ये पूरे 4 स्टेजेस का कंसेप्ट देखते हैं पूरे 4 स्टेजेस को साथ में कनेक्ट करते हैं अभी तक सभी को अलग अलग पढ़ा है हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज पे ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर मींस ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसका इनपुट वोल्टेज ज्यादा होगा आउटपुट वोल्टेज कम होगा एसी इनपुट अप्लाई करते हैं एसी मींस ये एसी इनपुट होता है 230 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज एसी इनपुट होता है 230 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज ये पहला पार्ट हो गया रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर 230 वोल्ट्स है ये 230 वोल्ट्स को
रिड्यूस करेगा, कम करेगा। दूसरा स्टेज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करते हैं, कोई भी रेक्टिफायर हो सकता है, मैं यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करूं। डायोड्स, 4 डायोड्स लगते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में, ब्रिज फॉर्म में। और डायोड्स कनेक्ट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि यहां से करंट अगर स्टार्ट होता है तो यहां से फ्लो होगा ये डायोड के थ्रू। इस डायोड से लोड रेजिस्टर अगर बीच में है तो यहां से इसके थ्रू फ्लो होते हुए इधर आएगा। देन यहां से अगर करंट फ्लो होगा तो यहां से इस डायोड के थ्रू, इधर लोड रेजिस्टर लगा है तो इसके थ्रू, फिर इस डायोड के थ्रू ऊपर आएगा। इन 2 पॉइंट्स में हम लोगों ने लोड रेजिस्टर लगाए थे। अब लोड रेजिस्टर की जगह यहाँ पे पहले फिल्टर लगाते हैं। 2 स्टेजेस हो गए, एक ट्रांसफार्मर, दूसरा रेक्टिफायर। तीसरा स्टेज आता है फिल्टर। फिल्टर में सिंपल कैपेसिटर फिल्टर हो सकता है, फिल्टर में सिंपल सा कैपेसिटर फिल्टर। कैपेसिटर फिल्टर रेक्टिफायर के अक्रॉस लगता है। और इसके आगे फिर रेगुलेटर आईसी। रेगुलेटर आईसी में LM317, एक पिन इसका इनपुट, एक पिन आउटपुट और एक पिन कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट होता है जो ग्राउंड पे कनेक्ट किया जाता है। इसके आगे लोड रेजिस्टर लगाया जा सकता है, लेकिन इसको वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए जरूरत पड़ेगी रेजिस्टर्स की। ये रेजिस्टर R1, रेजिस्टर R2। ये तीसरा टर्मिनल इसका जो है इसे एडजस्टमेंट टर्मिनल कहा जाता है। इसके थ्रू करंट फ्लो होगा IADJ, एडजस्टमेंट करंट IADJ। R1 के थ्रू करंट I1, I2 करंट R2 के थ्रू। R2 से फ्लो होने वाला करंट I2, R1 से फ्लो होने वाला करंट I1। लोड रेजिस्टर RL, उसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज V0। लोड रेजिस्टर मैंने इसमें नहीं कनेक्ट किया, कनेक्ट किया तो चलेगा, नहीं कनेक्ट किया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, ग्राउंड से कनेक्ट होगा यहाँ पे। दिस आउटपुट वोल्टेज इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहां अगर आउटपुट वोल्टेज देखते हैं, आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू, आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू गड़बड़ है यार, गड़बड़ है ठीक। अच्छा अच्छा, ते कंप्यूटर वाले ना ते पाठवले होते का पेजेस, पाठवले होते पीडीएफ याचा माहिती प्रोग्रामिंग पेपर होते दिवाळीच्या आधी पाठवले होते। पाठवले होते, चेक करून नाही पाठवले होते, मी पाठवून दिले टेलिग्राम नाही तर परत पाठवले। आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू ये होता है I1 R1। आउटपुट वोल्टेज यहां से यहां तक ये आउटपुट वोल्टेज, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आउटपुट वोल्टेज होगा I1 R1 प्लस I2 R2। I1 R1 प्लस I2 R2। I2 अगर हम लोग देखते हैं तो I2 इस यहाँ पे KCL यूज करते हैं
तो यहाँ से I1 आ रहा है और यहाँ से IADJ आ रहा है. I2 is sum of these two currents I1 and IADJ. I1 R1 plus I2 is I1 plus IADJ R2. Since I2 equal to I1 plus IADJ. I1 यहां से अगर कॉमन लेते हैं, इसके अलावा I1 कॉमन लेने से पहले R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, R1 के अक्रॉस यहाँ पे इतना जो पोटेंशियल है, दिस पोटेंशियल इज रेफरेंस वोल्टेज. R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है इसे रेफरेंस वोल्टेज कहा जाता है. तो अगर हम लोग बट I1 R1 इक्वल टू V रेफरेंस, लेकिन यहाँ पे दो जगह I1 है तो हम लोग सिर्फ I1 रखते हैं, which gives I1 equal to V reference by R1. यहाँ पे V reference by R1 रखते हैं, V reference by R1 multiplied by R1 plus या फिर से V reference by R1 plus IADJ R2. अब ये V reference by R1 वाला टर्म अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे R2 अपॉन R1 आएगा, इसके साथ R1 कैंसिल होगा, आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू R1 कैंसिल होगा, V रेफरेंस प्लस R2 अपॉन R1 V रेफरेंस प्लस एक टर्म और बचेगा, कौन सा, एडजस्टमेंट वाला IADJ R2, एडजस्टमेंट करंट के साथ R2. V रेफरेंस कॉमन ले लेते हैं, V रेफरेंस 1 प्लस R2 बाय R1 प्लस I एडजस्टमेंट करंट R2, IADJ एडजस्टमेंट करंट R2. For LM317 IC, V reference is equal to 1.25 volts. रेफरेंस वोल्टेज इसका फिक्स है, रेफरेंस वोल्टेज होता है 1.25 वोल्ट्स और एडजस्टमेंट करंट IADJ is negligibly small. काफी कम अमाउंट में होता है, तो इसे इस टर्म को नेग्लेक्ट किया जा सकता है. बचा आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू 1.25 1 प्लस R2 बाय R1. V0 इक्वल टू V रेफरेंस 1 प्लस R2 बाय R1 या V0 इक्वल टू 1.25 1 प्लस R2 बाय R1. ये इसका इक्वेशन होगा, आउटपुट के लिए इक्वेशन होगा, और ये आउटपुट इक्वेशन पे बेस न्यूमेरिकल्स भी है, आउटपुट इक्वेशन पे बेस न्यूमेरिकल्स भी है.
हो गया? नेक्स्ट एसएमपीएस का टॉपिक है, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। ये टॉपिक इस बार नहीं है सिलेबस में, मैं नहीं ले रहा हूं इसको इस बार के लिए। इस एग्जाम से एसएमपीएस ये टॉपिक हटाया गया है, ये टॉपिक मैं नहीं कवर कर रहा हूं, नहीं ले रहा हूं। इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 30, in the above LM317 voltage regulator circuit, डायग्राम दिया हुआ है। उससे पहले 27, draw variable regulator circuit using LM317 and design the regulator। ड्रॉ बोला है, ड्रॉ वेरिएबल रेगुलेटर सर्किट। जब ड्रॉ करने के लिए बोला गया है तो सिर्फ LM317 आईसी उतना ही ड्रॉ करना है। LM317 में रेगुलेट करने के लिए एक साइड इनपुट, एक साइड आउटपुट। रेगुलेट करने के लिए दो रेजिस्टर्स का यूज किया गया है। रेजिस्टर R1 जिसके थ्रू करंट I1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल रेफरेंस वोल्टेज। रेजिस्टर R2, दिस रेजिस्टर R2 इज वेरिएबल रेजिस्टर। रेजिस्टर R2 ये वेरिएबल होता है, इसके थ्रू करंट I2, इधर I एडजस्टमेंट। R2 इसमें दिया है रेजिस्टर R1, R1 इक्वल टू 1 किलो ओम्स, आउटपुट 10 वोल्ट्स। ड्रॉ एंड डिजाइन बोला है, दिस मींस R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ड्रॉ एंड डिजाइन बोला है, इसका मतलब R2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ड्रॉ एंड डिजाइन ऐसा बोला है तो डायग्राम चाहिए, और डिजाइन मतलब इन सभी इन रेजिस्टर्स की वैल्यू होनी चाहिए। इनपुट वोल्टेज कितना है उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आउटपुट वोल्टेज 10 वोल्ट्स। अब इसमें यहां अगर हम लोग यहां देखते हैं, इस फॉर्मूले में देखते हैं तो R2 की वैल्यू वेरिएबल रेजिस्टर है, मिनिमम 0 होगी। मिनिमम 0 हो सकती है, मिनिमम 0 तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसका आउटपुट आएगा, मिनिमम आउटपुट आता है 1.25 वोल्ट्स, तो मैक्सिमम ये होता है 34 वोल्ट्स तक। 1.25 वोल्ट से लेके मैक्सिमम 34 वोल्ट्स तक होता है। For LM317 output voltage V0 equal to V reference 1 plus R2 by R1। V reference है 1.25 for LM317, 1.25 1 plus R2 upon R1 दिया है 1K वैसा ही रखते हैं। आउटपुट दिया है 10 वोल्ट्स, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 10 अपॉन 1.25 ये आएगा 8 इक्वल टू 1 प्लस R2 बाय 1K। 8 माइनस 1 7 होगा, 7 इक्वल टू R2 बाय 1K। तो डायरेक्टली यहां से मिलता है R2 इक्वल टू 1K मल्टीप्लाइड बाय 7, 7K। सिंपल से न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें, सिंपल न्यूमेरिकल्स जो आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं।
The numerical number 30, न्यूमेरिकल नंबर 30, इसमें डायग्राम दिया है। R1 दिया है इसमें 100 ohms, R2 कैलकुलेट करना है और आउटपुट वोल्टेज है 12.5 वोल्ट्स। 12.5 वोल्ट्स आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर से R2 कैलकुलेट करना है, आउटपुट वोल्टेज है वो 12.5 वोल्ट्स, रेफरेंस वोल्टेज सेम रहेगा, फिक्स रहेगा 1.25 वोल्ट्स, या 1K की जगह 100 ओम्स आएगा, फाइनल वैल्यू ओम्स में मिलेगी। Then 35 वाला न्यूमेरिकल, calculate the range of output voltage obtained with the circuit shown। यहाँ सर्किट डायग्राम दिया है, R1 ऐसे स्पेसिफाई नहीं हुआ है, 250 ohms, 500 ohms, 4K, और ये कनेक्ट हुआ है यहाँ पे 4K रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर है। इतना ये पूरा रेजिस्टर R2 होगा और ये होगा रेजिस्टर R1। आउटपुट वोल्टेज रेंज कैलकुलेट करना है, आउटपुट वोल्टेज का रेंज कैलकुलेट करना है। अब इसमें फॉर्मूला तो सेम यूज करेंगे, लेकिन R2 में दो पॉसिबिलिटीज है। R2 मीन मिनिमम वैल्यू जिसमें 4K प्लस 0 4 किलो ओम्स होगा, तो R2 मैक्स 4K प्लस 500 यह आएगा 4.5 किलो ओम्स। 500 ओम्स में किलो ओम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5K, 4K प्लस 0.5K यह आएगा 4.5K। आउटपुट की दो वैल्यूज मिलेगी, एक R2 मिनिमम के साथ, दूसरा R2 मैक्सिमम के साथ। V0 मीन इक्वल टू एंड V0 मैक्स, ऐसे दो वैल्यूज कैलकुलेट होगी, 1 प्लस R2 मैक्स बाय R1। दो कैलकुलेशंस, दो आंसर्स, और जो मिनिमम टू मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो आएगा इस सर्किट से आउटपुट वोल्टेज का रेंज। मिनिमम के लिए रेफरेंस वोल्टेज 1.25 LM317, रेफरेंस वोल्टेज 1.25 फिक्स है, 1 प्लस R2 मिनिमम 4K बाय R1 ओम्स में है 0.5, या फिर इसको 4000 करो और ये 500 रखो, या तो 4K और 0.5K लो, या फिर 4000 बाय 500। 500 नहीं है, ये 250 है, 250, R1 is 250। तो मैक्सिमम के लिए 1.25 रेफरेंस वैसे ही रहेगा, 1 प्लस R2 मैक्स है 4.5K मींस 4500 अपॉन 250, ये आएगा 1.25, 1 प्लस 250 कितना आएगा ये, कितना आएगा 4000 बाय 250, जीरो कैंसिल करते हैं, चेक करो करेक्ट है क्या।
16 आएगा। ये 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 17, ये कर लो आप लोग यहाँ पे। तो इधर ये कैलकुलेशन भी आप लोग करो। तो रेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज, इक्वल टू V0 mean टू V0 max। आउटपुट वोल्टेज का रेंज मिनिमम यहाँ पे जो कैलकुलेट होगा से मैक्सिमम जो यहाँ पे कैलकुलेट होगा, वहां से लेके वहां तक, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक वोल्टेज रेंज होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नंबर बड़ा हो जाएगा। सिंपल ये फ्रैक्शन सॉल्व करो, इसके साथ इस 1 को ऐड कर दो, ज्यादा आसान हो गया। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कर सकते हो। इसमें गड़बड़ हुई है, कोई बता सकता है क्या गड़बड़ हुई होगी? ऋषि, क्या गलत हुआ होगा इसमें? हम लोगों ने यहाँ 500 को वेरिएबल कंसीडर किया, एक्चुअली वेरिएबल रेजिस्टर 4 किलो ओम्स का है। तो ये कैलकुलेशन करते वक्त मिनिमम वाला
मिनिमम रेजिस्टर की जो वैल्यू है एक्चुअली ये 0 + 500 ऐसे आना चाहिए 500 ohms, और मैक्सिमम के वैल्यू 4K + 500 4.5 किलो ohms। मिनिमम की वैल्यू कम हो जाएगी 1 + 500/250 1 + 2 means 3, ये मिनिमम होगा, और मैक्सिमम आएगा 1.25 1 प्लस ये आएगा 16 17 18 18 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 19, ये होगा वोल्ट्स में, ये भी होगा वोल्ट्स में। यहां ये गलत हो गया था, मिनिमम की वैल्यू वेरिएबल रेजिस्टर 4K है तो इसका रेंज होगा मिनिमम 0 टू मैक्सिमम 4K, मिनिमम 0 वैल्यू मैक्सिमम 4K। आंसर अलग नहीं आएगा, किसी भी तरह से कैलकुलेशन करो, कोई एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन किसी भी तरह से करो आंसर सेम ही आना चाहिए। कोई भी मेथड यूज करो, कोई भी कंसेप्ट अप्लाई करो, जो भी कैलकुलेशन है उसका आंसर एक ही होना चाहिए, अलग नहीं आना चाहिए। इतना ये ब्रैकेट कैसे भी सॉल्व करो इसका आंसर 3 ही आना चाहिए। अब यहाँ पे तो डायरेक्टली दिख भी रहा है 500/250 50/25 डायरेक्टली 2 मिलता है, 1 + 2 3 होगा, एलसीएम लेके भी सॉल्व करो तब भी उसको 3 ही मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से हो गया है। किसी को रेंज मिला क्या? यहाँ पे डायरेक्टली 3.75 से इधर characteristics of power supply, characteristics of power supply, load regulation, लोड रेगुलेशन, लोड चेंज होने पर, जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, लोड करंट की डिमांड बढ़ती है या कम होती है, लोड चेंज होने पर लोड करंट की डिमांड कम होती है या बढ़ती है। लोड चेंज होने पर आउटपुट वोल्टेज में चेंजेस होने के चांसेस है, आउटपुट वोल्टेज स्टेबल मेंटेन करना, चाहे लोड में वेरिएशन हो रहा है, लोड में भले ही वेरिएशन हो रहा है तब भी
आउटपुट वोल्टेज को स्टेबल मेंटेन करना है, उसे कहा जाता है लोड रेगुलेशन। लोड रेगुलेशन, इसका स्पेसिफिक स्टेटमेंट अगर देखते हैं तो लोड रेगुलेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज, चेंज इन regulated output voltage when the load current changes from minimum to maximum value। फिर से एक बार देखते हैं, the change in regulated output voltage, change in regulated output voltage when the load current changes from minimum to maximum value। लोड करंट की कैलकुलेट किया जाता है वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड। नो लोड पे पूरा आउटपुट मिलना चाहिए, और जब लोड अप्लाई करते हैं तो ये वोल्टेज काफी कम हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस यानी लोड रेगुलेशन। और परसेंटेज लोड रेगुलेशन कैलकुलेट करते हैं तो वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड अपॉन वोल्टेज एट फुल लोड, ये होगा परसेंटेज रेगुलेशन, परसेंटेज लोड रेगुलेशन। लोड रेगुलेशन की वैल्यू जितनी कम होगी, जितना कम रेगुलेट करना पड़ेगा, उतना पावर सप्लाई अच्छा माना जाता है। देन लाइन रेगुलेशन, इसी को सप्लाई रेगुलेशन भी कहा जाता है। सप्लाई, लाइन मतलब सप्लाई में चेंजेस होने से जो आउटपुट पे इफेक्ट होता है उसे कहा जाता है लाइन रेगुलेशन। चेंजेस नहीं होने चाहिए, सप्लाई में भले ही चेंजेस हो रहा हो, सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, लेकिन आउटपुट में चेंजेस नहीं होने चाहिए, आउटपुट मुझे स्टेबल मिलना चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए, इसे कहा जाता है लाइन रेगुलेशन या फिर सोर्स रेगुलेशन। लाइन रेगुलेशन या फिर सोर्स रेगुलेशन। इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लाइन रेगुलेशन इज द चेंज इन रेगुलेटेड लोड वोल्टेज, लाइन रेगुलेशन इज द change in regulated load voltage for the specified range of line voltage। लाइन वोल्टेज का जो भी रेंज है, उस रेंज में आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करना, आउटपुट वोल्टेज मतलब लोड वोल्टेज को रेगुलेट करना यानी लाइन रेगुलेशन। देन आउटपुट इंपीडेंस, आउटपुट इंपीडेंस, इंपीडेंस सिंपल टर्म्स में रेजिस्टेंस। आउटपुट इंपीडेंस जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम लोगों ने देखा था आउटपुट इंपीडेंस 0 होता है, आइडियल केस में आउटपुट इंपीडेंस 0 होता है। वैसे पावर सप्लाई के केस में भी ये काफी कम अमाउंट में होता है, जिससे आउटपुट मुझे कांस्टेंट मिल सके, फिक्स आउटपुट मिल सके। अगर आउटपुट साइड इंपीडेंस की वैल्यू है, आउटपुट साइड रेजिस्टेंस है, ये अगर आउटपुट टर्मिनल है और इसको यहाँ रेजिस्टेंस है, आउटपुट टर्मिनल पे यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है या अपोज कर रहा है, रेजिस्टेंस है, तो जितना यहाँ वोल्टेज है उतना आउटपुट में नहीं मिलेगा। आउटपुट साइड इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, तो जितना वोल्टेज यहाँ पे है उतना वोल्टेज मिलेगा। इसलिए आउटपुट इंपीडेंस ये मिनिमम वैल्यू का होना चाहिए, स्मॉल अमाउंट में आउटपुट इंपीडेंस होता है। रिपल रिजेक्शन, रिपल्स को रिजेक्ट करने वाला जो पैरामीटर है, ये एक्चुअली डीबीज में मेजर किया जाता है। रिपल रिजेक्शन, रिपल मींस, रिपल्स मतलब एसी कंपोनेंट इन डीसी, एसी कंपोनेंट इन डीसी। एसी पार्ट को हटाया जाता है, आउटपुट में जो एसी पार्ट है, प्योर डीसी मुझे चाहिए, एसी पार्ट है, उसे हटाने वाला जो पैरामीटर है उसे कहा जाता है रिपल रिजेक्शन, और ये मेजर किया जाता है डीबीज में। डीबीज, ये कंसेप्ट है 20 log of x, स्टैंडर्ड लॉग 20 log of x। नॉर्मली ये 90 dBs वगैरह होता है। एक 60 dBs का अगर कंसेप्ट कंसीडर करते हैं तो 60 dBs मींस 1000 टाइम्स स्मॉलर कंसीडर किया जाता है, 1000 टाइम्स ये रिपल्स को रिमूव करता है। 60 dBs मतलब 1000 टाइम्स रिपल्स को रिमूव करता है। 1000 ये कहा जा सकता है 1 dB 60 dB मतलब 1000 रिपल्स रिमूव होंगे। देन ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन जो कल हम लोगों ने देखा था। सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिवाइसेस डैमेज नहीं होने चाहिए, इसलिए ओवरलोड प्रोटेक्शन दिया जाता है। अगर लोड काफी ज्यादा हो गया तो करंट काफी ज्यादा फ्लो होगा, और ऐसे केस में डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए ओवरलोड प्रोटेक्शन सर्किट में दिया जाता है।
इसके लिए करंट लिमिटिंग टेक्निक का यूज किया जाता है, करंट लिमिटिंग टेक्निक्स का यूज किया जा सकता है। यहाँ ये लेसन खत्म होता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने के बजाय मैं हिंट दे रहा हूं इसमें ऑब्जेक्टिव्स के लिए। आप लोग अगर ध्यान से नोट करोगे तो जो आंसर है वो आंसर इटैलिक्स में दिए हैं, आंसर्स इटैलिक्स में दिए हैं। आप लोगों को आसानी से आंसर्स मिल जाएंगे। या अगर नहीं मिलते हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में से डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करके नया लेसन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय।